नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये टीजीटी आर्ट की पहली क्लास है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये टीजीटी आर्ट की पहली क्लास है और हमारा जो ध्येय है वो ये है कि 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आप अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा टीजीटी आर्ट का। और बाकी कोई भी अदर समस्याएं आती हैं या दूसरा कोई भी समस्या आती है अगर आपको, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तो यदि आप चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें होंगी। आपका इसमें सहयोग चाहिए, आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें बाकायदा एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई जाएंगी, उसके प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। आपकी तैयारी इतनी अच्छी करवा दी जाएगी कि आप टीजीटी क्वालिफाई कर सकें। बाकी ज़्यादा कहने को कुछ है नहीं, कहने से कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। आप पढ़ाई पर ध्यान दें और मैं पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। बाकी परिणाम जो आएगा वो हम भविष्य में देखेंगे। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्टिंग में जो हम शुरुआत करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है कला में। टीजीटी आर्ट के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो कला का इतिहास पूछता है आपसे। ठीक है, इतिहास है, एक तरीके से इतिहास ही आपसे पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, वो कला का इतिहास पूछ रहा है। अब कला के इतिहास में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कला के उद्भव से लेकर हमें सारी चीज़ें पढ़नी है और आज तक जो चित्रकार हैं उन सब के बारे में भी जानना है। फिलहाल जब हम बात करते हैं टीजीटी की, तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस जो टीजीटी का है वो बहुत ही छोटा है, देखने में छोटा है आपका। ठीक है, ठीक होता क्या है कि इसमें आपको केवल कला के इतिहास के बारे में और थोड़ा बहुत कला के तत्वों के बारे में आपको लिख दिया गया कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, परंतु इसमें आपसे पाश्चात्य सभ्यता के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, और उसके बाद आपसे मूर्ति कला के बारे में पूछ लेता है। ठीक, पाश्चात्य पूछ लेता है, मूर्ति कला पूछ लेता है, वास्तुकला से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है और एक विविध करके दे देता है, उसमें कुछ भी वो पूछ सकता है। अब आप ये विचार करें कि पिछली बार जो 125 क्वेश्चन आए थे, 125 क्वेश्चन का ही आपका प्रश्न पत्र होता है, उसमें भी आपका जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 110 गया है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि कितना टफ पेपर हो रहा है और इस बार आगे ये कट ऑफ आगे बढ़ने की भी संभावना है। तो अगर आप सिर्फ सिलेबस देख कर पढ़ाई करेंगे तो संभव नहीं है कि आप पास कर पाएँ, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपका पाश्चात्य का ही दे देता है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आपका कितना दे देता है, पाश्चात्य का ही दे देता है। 2-3 मूर्ति कला का दे दिया और 1-2 वास्तुकला का दे दिया, तो फिर आपका तो सिलेक्शन वैसे ही बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमें पढ़ना सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है और बाकायदा अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, तो इतिहास में हम जब जाएंगे तो प्रागैतिहासिक काल से ही हमें चित्रकारी देखने को मिल रही है और वही हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थीं, जो आदि मानव थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई। ठीक, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो चूँकि ये इतिहास का ही एक पार्ट है, इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। तो कला जो है वो उसका ही एक इतिहास का ही एक पार्ट हो जाता है। जो ऐतिहासिक कालीन कला है वो इतिहास का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का संबंध आदिमानव से है। तो आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि जब हम प्रागैतिहासिक की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक का मतलब ही होता है कि इतिहास से पूर्व का समय। ठीक, प्रागैतिहासिक को अगर हम तोड़ें तो लिख सकते हैं प्राक धन ऐतिहासिक। ठीक, प्राक धन ऐतिहासिक का मतलब होता है, प्राक मतलब होता है पहले, ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से पहले का समय। ठीक, तो इतिहास से पहले का समय है वो हमें पढ़ना है। और उस समय क्या आप ये विचार कर सकते हैं कि आदिमानव भी चित्रकला बनाता था। तो जब आप सोचेंगे और किताबों को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि हाँ, उस समय भी चित्रकारी होती थी और वही चित्रकारी आज हमारे सिलेबस में भी शामिल कर ली गई है कि हमें उनको पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का संबंध आदिमानव से है।
जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य क्या होता है, इतिहास से पूर्व का समय। ठीक, प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, इतिहास से पूर्व का समय। ये इतिहास को जो हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं कि प्रागैतिहासिक यानी और किस आधार पर बांटते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पहले क्या था कि लोग ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, तो उसे हम प्रागैतिहासिक कर दिए। तो वहाँ की चीज़ें जो हमें पता चलती हैं वो सिर्फ किससे चलती हैं, वस्तुओं के माध्यम से। मान लो पत्थर का आपको मिल गया कोई इस तरीके से, तो अनुमान लगा लिया गया कि ये शिकारी जो होता था वो शिकार करने के लिए ऐसे पत्थरों का उपयोग करता था। ठीक है, तो अब चूँकि भाई ये एक कला ही है कि हम चीज़ों को किस तरीके से बना रहे हैं, ये एक कला ही है, तो ये मानकर चलते हैं कि हाँ ये भी एक कला था। और उस समय ना लिख सकता था मनुष्य, ना पढ़ सकता था, तो उसे प्रागैतिहासिक काल में हमने डाल दिया। फिर क्या हुआ कि लिख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है, मतलब लिखित साक्ष्य में मिल रहे हैं। सॉरी, जो मैंने कहा लिख सकता है पढ़ नहीं सकता है, ये गलत है। ये कह रहे हैं कि लिखित साक्ष्य में मिल रहे हैं वहाँ की चीज़ों के, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, तो उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक। ठीक है, यानी इतिहास के शुरुआत की चीज़ें। और उसके बाद क्या है कि लिखा भी है और पढ़ा भी जा सकता है उसे, तो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। तो आदि ऐतिहासिक में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिली है तो लिपि तो मिली है हमें, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित चीज़ें हमें मिली हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसे हम किस में डाल दिए हैं, आदि ऐतिहासिक में। आदि ऐतिहासिक में हमने उन चीज़ों को डाल दिया है। तो इतिहास का विभाजन इस आधार पर हमने किया है कि लिखित साक्ष्य मिला है, अगर पढ़ सकते हैं तो ऐतिहासिक हो गया, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही जब मिला नहीं तो हम पढ़ेंगे किसे, तो उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। और लिखित साक्ष्य है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, तो उसे हम आदि ऐतिहासिक कहते हैं। इसके आधार पर हम ये इतिहास का हमने वर्णन किया। अब आगे हम बढ़ते हैं। समयावधि क्या है, तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन कला का प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इस काल को ही पाषाण काल कहा जाता है, यानी पाषाण काल या प्रस्तर युग। प्रस्तर युग को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, पूर्व पाषाण काल या पूरा प्रस्तर युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। चूँकि पाषाण युग अपने आप में बहुत विशाल का है, समय काल को लेकर चल रहा है। ठीक है, पाषाण काल अपने आप में बहुत विशाल समय को लेकर चल रहा है, यानी इसका समय अभी एक तरीके से समझ लीजिए कि अभी हम तो अगर इस लाइन को मान लें तो यहाँ तक तो समझ लीजिए कि आपका पाषाण काल ही चला, थोड़ा सा आपका आदि ऐतिहासिक चला और फिर ऐतिहासिक चला, तो ये चीज़ें थी। अब आगे आकर हम देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल है जो आपका जो पूर्व पाषाण काल है, हाँ देखिए पूर्व पाषाण काल है, उसका टाइम पीरियड क्या है, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक। फिर मध्य पाषाण युग क्या है, 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। उत्तर पाषाण युग क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक। इसमें डिफरेंस क्यों है, 5,000 या 3,000 हम क्यों कहते हैं, ये भी हम देखेंगे। पूर्व पाषाण काल में क्या था कि पूर्व पाषाण काल के अवशेष औजारों तथा हथियारों के रूप में मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है, वहाँ पर चीज़ें केवल औजार और हथियार, या जैसे हमने बताया ना कि पत्थर का जो प्रयोग करते थे उसे नुकीले आकार देकर शिकारी लोग करते थे, उस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। प्रकार से प्राप्त हथियार असंयत गढ़न तथा भद्दे आकार के थे, यानी गढ़न भी उनका सही नहीं था, बस एक काम चलाऊँ था कि काम चल जाए बस। तत्कालीन समय का मानव गुफाओं में रहता था। इस युग के अवशेष भारतवर्ष में बहुत कम प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अब चूँकि पूर्व पाषाण काल के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मानव जाति का जो उत्पत्ति माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। तो उस टाइम तक तो बहुत कम ही आपका भारत की तरफ आगमन हो पाया था इन लोगों का, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं मिलते हैं।
इस युग के अवशेष भारतवर्ष में बहुत कम प्राप्त हुए हैं तथा जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो दक्षिण भारत से मिले हैं। इस युग का मानव क्वार्टिजाइट कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूरा पाषाण काल का मानव क्या कहलाता था, तो क्वार्टिजाइट कहलाता था। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड 1851 ईस्वी में किया था। फिर अगला पॉइंट है कि बहुत से क्वार्टिजाइट यंत्र मद्रास सिटी, गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो मद्रास सिटी से, गुंटूर जिले और अंगोला और कुडापा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी मद्रास सिटी में, गुंटूर जिले में, अंगोला और कुडापा नामक जो स्थान थे वहाँ से ज़्यादातर ये क्वार्टिजाइट यंत्र प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में मद्रास सिटी के पास चिंगलेपुट, अंगोला तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। यानी इन तीनों क्षेत्रों में वो रहता था। कहाँ कहाँ? चिंगलेपुट, अंगोला तथा कुडापा क्षेत्र में रहता था। अगर एक तरीके से देखें तो जो हमारा भारत है उसका दक्षिणी भाग बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि आप भूगोल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि आपका ये जो दक्षिणी क्षेत्र है वो बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है अपेक्षाकृत उत्तरी के। पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सर्वप्रथम आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज सन 1863 में ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम, कहाँ पर हुआ था? पल्लावरम में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि पल्लावरम में क्या हुआ था? पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों का खोज हुआ था। में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, और किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, और हमें उन्हीं चीज़ों को निकालना है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। हमें पीएचडी नहीं करनी है इनमें, हमें बस अपने परीक्षा को पास करना है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम क्या छोड़ें। इन चीज़ों को हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। और जो मैंने ये तैयार किया है वो भी इसी आधार पर तैयार किया है कि आपको जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो ना पढ़ना पड़े, बल्कि सीमित समय में आपको उन चीज़ों को ही पढ़ना पड़े जो आपके लिए परीक्षा में लाभदायक हों। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था कि पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज की थी। किस सन में? 1863 ईस्वी में किया था। मिला कहाँ पर था? तो मद्रास के निकट पल्लावरम में मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पूर्व पाषाणकालीन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। तो कृषि वाला तो आदमी था नहीं उस समय। आपको ये आप ये खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कृषि नहीं थी, लेकिन जब आप अनुमान लगाते हैं तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप इतना ना सोच सके कि कहाँ तक वो खाद्य संग्राहक और शिकारी था और कहाँ के बाद उसने कृषि की थी, कृषि स्टार्ट की थी। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। बाकी आप ये जानते हैं कि उस समय खेती तो रही नहीं होगी, तो वो ज़रूर शिकार ही करता रहा होगा, और आप बचपन से ये पढ़े भी हैं। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पूर्व पाषाणकालीन मातृदेवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रतिमा प्राप्त हुई है किसकी? मातृदेवी की। बनी किसकी है? हड्डी से। ठीक, सिंधु घाटी में भी कुछ ऐसी ही प्रतिमा मिली है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है जो कि किससे बनी हुई थी? हड्डियों से बनी हुई थी, और मिली कहाँ पर है? बेलन घाटी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक, हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ठीक, उच्च पाषाण काल कह सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया था? उत्तर पाषाण युग। मध्य पाषाण काल, जो पूरा पाषाण है उसे निम्न पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो आइए हम पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल की बहुत कम सामग्री प्राप्त हुई है। तो पूर्व पाषाण काल की भी नहीं प्राप्त हुई है, मध्य पाषाण काल की भी प्राप्त हुई है, तो बहुत कम प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण काल की प्राप्त हुई है, लेकिन वो भी बहुत कम ही प्राप्त हुई थी। भारत में इस युग की जानकारी CL कार्लाइल द्वारा दी गई। ठीक, और 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से मिली। ठीक है, क्या मिला? मध्य पाषाणकालीन जो चीज़ें थीं या जो उसके अवशेष मिले वो कहाँ से मिले? आपको विंध्यन क्षेत्र से मिले 1867 ईस्वी में।
मध्य पाषाण काल के औजार माइक्रोलिथ थे, माइक्रोलिथ कहलाते थे। उस समय के जो औजार थे वो क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथ कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औजारों को ज्यामितीय रूप दिया गया। यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि जब हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो हथियार थे वो असंयंत्र और अगड़े थे, अनगढ़े थे। यानी मान लीजिए कि ये पत्थर है तो इसी तरीके से था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसे बाकायदा एक शेप दे दिया गया, ज्यामितीय रूप से बना दिया गया। अब इससे मारने पर शिकारी को क्या होगा कि इससे आसानी हो जाएगी शिकार को मारने में या शिकार करने में। लेकिन इससे क्या था, एक तरीके से ये जैसे हम गांव में क्या पत्थरबाजी होती है, गांव में पत्थरबाजी नहीं होती है, आमतौर पर आजकल सुन रहे हैं आप पत्थरबाजी होती है, तो उसमें इस तरीके का प्रयोग हो सकता था। तो आप और यहाँ पर आपका क्या है कि ये एक ज्यामितीय रूप दिया गया इसे, यानी ये माना गया कि अगर इसे थोड़ा नुकीला आगे से कर दिया जाए तो ये शिकार करने में आसान रहेगा। मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, थोड़ी बहुत बौद्धिकता का विकास हुआ। और ये आप जानते हैं कि समय के बीतते या समय के बीतने के साथ ही साथ मानव की बौद्धिकता में विकास निरंतर होता जा रहा है कि पहले जो चीज़ें थी उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें आविष्कृत की जाती हैं, उससे कहीं ज़्यादा सोच डेवलप हो जाता है। तो ये क्रमिक विकास होता रहता है और यहाँ पर भी विकास हुआ और मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए। यानी धीरे धीरे परिवर्तन, अनुभव के आधार पर इनका परिवर्तन चलता रहा। इस युग में मानव जिस पत्थर से औजार बनाता था उसे बुझा पत्थर कहा जाता था। कौन सा पत्थर? बुझा पत्थर कहा जाता था। पत्थर आधारित औजार दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से? बासी पत्थर, इस पत्थर से हथियार गढ़ करके बनाए जाते थे, बासी पत्थर से। और सीढ़ी पत्थर, इस पत्थर से टुकड़े टुकड़े करके दूर से जानवरों पर प्रहार किया जाता था। सीढ़ी पत्थर पत्थरबाजों वाला था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि चित्रों में शिकारी या शिकार के चित्रों को मुख्य रूप से गेरू या मात्र सफ़ेद रंग से बनाया गया। ये दोनों रंगों की उपलब्धता जो थी बहुत ही आसानी से हो जाती थी, गेरू रंग की और सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग की खड़िया से हो जाती थी और गेरू रंग का भी उपलब्धता हो जाता था। तो ये दोनों आसानी से मिल जाते थे। तो आमतौर पर जितने भी चित्र देखे जाते हैं या वैश्विक स्तर पर भी जहाँ तक चित्र मिले हैं उनमें से ज़्यादातर उसमें गेरू के ही बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में दमकता लाल या चमकता नीला या प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। ठीक है, जो चित्र बनाए गए हैं वो, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल है वहाँ पर चित्रकारी नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर चित्रकारी मिलने लगी है। गुफाओं के अंदर निवास करने लगा है आदमी और उसके अंदर वो अपने हृदय की आकांक्षाओं को शांत करने के लिए या फिर किसी भय से ओतप्रोत होकर वो कुछ ना कुछ मतलब चित्रकारी कर रहा था और गुफाओं के अंदर उसी की चित्रकारी आज हमें मिल रही है। प्रायः हिरौंजी, गेरू या रामरस तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग किया गया। किन किन रंगों का प्रयोग किया गया? हिरौंजी, गेरू या रामरस तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग या नियोलिथिक एज 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। उत्तर पाषाण काल की खोज SC मासूरियर ने की थी। पशुपालन तथा कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा। जो आदिमानव था वो धीरे धीरे जो अभी गुफाओं में रहता था वो पशुपालन की ओर अग्रसर हो चुका था और खेती किसानी भी करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक जगह रुके और एक जगह रुकने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ऐसी जगह रुकता था जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो। पानी की उपलब्धता कहाँ पर होगी? आपका नदी के किनारे होगा। ठीक, तो अब वो खेती करने लगा क्योंकि खेती में भी पानी की आवश्यकता होती थी और आपका पानी पीने के लिए भी प्रयोग में आता था। तो ऐसा तो था नहीं कि पाइपलाइन की सप्लाई होती थी या नहर खुदा था या कुआं खोदा गया था। तो होता क्या था कि उस समय चीज़ें जो थीं वो आपका क्या था कि नदी के किनारे ही मानो रुकने लगा, स्थिर होने लगा। वहीं पर उसने कृषि करनी शुरू कर दी और कृषि के साथ साथ ही पशुपालन भी शुरू हो गया। सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बर्तन भाड़े का प्रयोग करने लगा। अब चूँकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है तो जब रुक गया तो अब जब खेती करने लगा तो भाई ज़रूरी है कि किस चीज़ में वो रखे। किसी चीज़ को हाथों में इतना आता नहीं था कि पेड़ भर जाए, ज़मीन पर गिर जाता, ज़मीन पर उठा कर खाता। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ कि उसे आभास हुआ कि हो सकता है हम पत्तों पर रख लें, पत्तों से खाना शुरू कर सकता है। या फिर उसने और
आवश्यकता बढ़ी तो फिर उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। यानी जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती थी वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाता है, हम आज भी देखें कि आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ ही हम आविष्कारों को करते रहते हैं। हमारी ज़रूरतें जो होती हैं हम वैसी चीज़ें चाहते हैं, वैसी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या था, घुमक्कड़ी जीवन बंद कर दिया। तो भाई जब स्वाभाविक है, जब वो नदी के किनारे बस गया, उसे खेती शुरू कर दी, पशुपालन कर दिया, तो अब घूमेगा कैसे, तो घुमक्कड़ी जीवन बंद हो गया। चित्र बनाने का प्रमुख उद्देश्य भय, जादू टोना, चिर स्मृति, विजय एवं सौंदर्य जैसे लक्षण हो गए थे। चित्र बनाने का उद्देश्य क्या था इनका, भय, डर जो हमने बताया, जैसे जादू या टोना जैसी कुछ चीज़ों में अगर वो उसने भरोसा करना शुरू कर दिया, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो जादू टोने में भरोसा करे, लेकिन बाद की चीज़ों में जो चीज़ें मिली हैं जैसे स्वास्तिक का चिन्ह या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी मिली थी, तो वो इस तरफ इशारा करती हैं कि उन्होंने उनको जादू टोने पर भरोसा हो गया था या अलौकिक शक्तियों पर भी उन्हें भरोसा हो चुका था। नवपाषाण काल के मानवों का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब भारत के दक्षिण में कुछ ही, जैसे हमने पुरापाषाण काल में पढ़ा कि कुछ ही एक दो जिले में, एक दो जगह पर मिले थे आपके पुरापाषाण काल के चिन्ह, लेकिन अब क्या है कि मध्यपाषाण काल में भी ऐसा हुआ, लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि भारत में चिन्ह मिलने शुरू हो गया और बेल्लारी में सबसे ज़्यादा इसे हम केंद्र मान सकते हैं, या तो जहाँ मिलता है वही उसका केंद्र हो जाता है, तो बेल्लारी उसका केंद्र बन गया था। कुछ विद्वानों द्वारा प्रागैतिहासिक जनजीवन पर आधारित कुछ पुस्तकें लिखी गई और मैं आपको अलग से रिकमेंड करता हूँ कि आपको कभी समय मिले तो अगर आपको उत्सुकता बढ़ती है कि हाँ हमारा अतीत क्या था, अगर हमें ये जानना है कि हमारे अतीत में चल क्या रहा था, तो आप बेशक इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अगर परीक्षा के लिए तो आपके ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पर्याप्त है। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसे बाल्ट्रिक ने लिखा था 1958 ईस्वी में, और प्री हिस्टोरिक इंडिया, कन्फ्यूज मत होइएगा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है कि एक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो इंडिया जो है पिगार्ड ने लिखा था और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो बाल्ट्रिक ने लिखा था 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र। अब हमने पढ़ लिया कि हमें चित्र मिल चुके हैं, आदिमानव रहता कैसा था, आदिमानव करता क्या था, लेकिन अगर हम पूछें कि साक्ष्य कहाँ मिला या कैसे मिला, तो उन चीज़ों के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें साक्ष्य मिला कहाँ से कि हम जान पाए कि ये प्रागैतिहासिक कालीन मानव के द्वारा निर्मित है, और अगर उनके द्वारा निर्मित है तो कैसा रहा होगा, इसके लिए साक्ष्य की ज़रूरत है, और साक्ष्य के लिए स्थान की ज़रूरत है। प्रागैतिहासिक काल के लिए वहीं पर हमें मिलेगा, और स्थान में भी वो अभी सुरक्षित हो या उसके कुछ अवशेष मिले हों, तो ऐसा सब कुछ हुआ। आइए हम देखते हैं कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मिर्ज़ापुर में विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्वत की, कौन सी पर्वत श्रृंखला में ये आपको मिला, या फिर आपको ये स्थान जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो साक्ष्य मिला है प्रागैतिहासिक चित्रकला का, वो किस स्थान से मिला, तो यहाँ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मिर्ज़ापुर से, तो मिर्ज़ापुर में जो है वो विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में मिला है, विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित मिर्ज़ापुर जिले में। तो मिर्ज़ापुर जो जिला है वो कहाँ पर है आपका, कैमूर श्रृंखला में, और कैमूर श्रृंखला क्या है, विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है। में 100 से अधिक चित्रित गुफाएँ, कितनी गुफाएँ, 100 से अधिक चित्रित गुफाएँ तथा शिला आश्रय, यानी ये शिलाओं का आश्रय, शिला आश्रय जो पत्थर पर आश्रय बनाए थे प्राप्त हुआ है। ये सोन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। किस नदी घाटी में, सोन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस घाटी में प्राप्त हुए हैं, किस नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको सोन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। किस पर्वत श्रृंखला में मिला है, तो कैमूर श्रृंखला में मिला है। ये किसका पार्ट है, विंध्याचल पर्वत का है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज कार्लाइल और काकबर ने 1880 में किया था। क्षेत्र मिर्ज़ापुर था। सबसे पहले खोज हुआ कहाँ, तो मिर्ज़ापुर में हुआ। और किसने किया, तो कार्लाइल और काकबर ने। किस सन में किया, तो 1880 में किया। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। पॉइंट कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, इन्हें भी ध्यान में रखना है आपको। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। मिर्ज़ापुर के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मिर्ज़ापुर के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आपका हरनी हरन है, सुरहो घाट है, घोड़मंगर है, लिखुनिया 1 है, लिखुनिया 2, कोहबर, कंडाकोट, चुनार, भैंसोर, बिंडम, भंडारिया, विजयगढ़। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर इनको क्या मिला है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं।
ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या मिला है, प्रागैतिहासिक कालीन कला के साक्ष्य मिले हैं और इन्हें हमें देखना भी है। इसी आधार पर हम बताएंगे कि जो चित्र बने हैं वो किस तरीके के बने हैं, उनमें रेखाओं का कैसे प्रयोग किया गया है, रंगों का कैसे प्रयोग किया गया है, उनसे हमें प्रदर्शित क्या हो रहा है, उनसे हमें उनके तत्कालीन समय के जीवन के बारे में क्या जानकारियाँ मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र को अगर हम देखें तो मिर्ज़ापुर से कौन कौन सा चित्र प्राप्त हुए, तो घायल सूअर का आखेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि घायल सूअर का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भंडारिया से प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे ये भंडारिया है तो मिर्ज़ापुर से कैसे मिलेगा, तो अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर है तो मिर्ज़ापुर लगाएंगे, अगर भंडारिया है तो आपको भंडारिया यूज करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि मिर्ज़ापुर के जो प्रमुख क्षेत्र में एक आपका क्या है, भंडारिया है ये, ठीक। तो जब हम बात करेंगे भंडारिया की तो भंडारिया मिर्ज़ापुर के अंतर्गत ही आएगा, मिर्ज़ापुर का एक क्षेत्र है। फिर है हाथी का शिकार, तो ये आपका लिखुनिया से मिला है। नृत्य वादन का चित्र लिखुनिया से मिला है। माता पुत्र का चित्र लिखुनिया से मिला है। गैंडे का आखेट चित्र घोड़मंगर से मिला है। तो ये सारी चित्रें आपको कहाँ से मिली हैं, मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र हैं। आगे हम देखते हैं मसाल वाला आदमी लोहरी से मिला है। लोहरी भी मिर्ज़ापुर का एक क्षेत्र है। घुड़सवारी पालतू हाथी से जंगली हाथों को पकड़ते हुए, घुड़सवार जो हैं वो पालतू हाथी से जंगली हाथी को पकड़ते हुए, यानी ये एक तरीके का ये भी एक चित्र है और वो कहाँ से मिला है, लिखुनिया से मिला है। शाही के आखेट का चित्र सोरहो घाट से मिला है। त्रिशूलधारी आखेट का चित्र भिंडम से मिला है। हाथ के छापे का चित्र आपको सोरहो घाट से मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देख लेते हैं कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के बने हैं। एच बार्टिक ने मिर्ज़ापुर के घायल सूअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। किस चित्र को, घायल सूअर के चित्र को। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग लाल है। हमने आपको बताया कि लाल या सफ़ेद या ज़्यादा यूज होता था, तो मुख्य रंग क्या है, लाल है। 1883 में हरनिहरन नामक गुफा में सांभर, बारहसिंगा आदि का चित्र खोजा गया। 1883 में हरनिहरन में, ठीक, कहाँ पर आपका, हरनिहरन नामक गुफा में सांभर, बारहसिंगा आदि का चित्र खोजा गया। ये दूसरा क्षेत्र है बांदा। बांदा की खोज 1907 में सिल्वे रॉड ने किया था। प्रमुख केंद्र कौन सा है, सरहट, मलवा, करियाकुंड, अमवा, उल्दन, चित्रकूट, मानीपुर। ये भी उत्तर प्रदेश का जो आपको प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला मिली है वो बांदा में भी मिली है और बांदा के अंतर्गत कुछ क्षेत्र हैं जैसे सरहट, मलवा, करियाकुंड, अमवा, उल्दन, चित्रकूट और मानीपुर। इन क्षेत्रों से भी हमें क्या मिला है, इन क्षेत्रों से भी हमें प्रागैतिहासिक कालीन कला चित्र मिले हैं। प्राप्त चित्र क्या है, चोचदार पुरुष कहाँ से मिला है, मानीपुर से मिला है आपका, इंपॉर्टेंट है। पहिए रहित गाड़ी मानीपुर से। तीन दंडधारी अश्वारोही, बारहसिंगा का पीछा करते, ये भी आपका मानीपुर से मिला है। बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का चित्र करियाकुंड। हरनिहरन से क्या क्या, मिर्ज़ापुर जिले में 1883 में कार्लाइल ने यहाँ से प्राप्त चित्रों का परिचय जनरल ऑफ एशियाटिक बंगाल को दिया। ठीक, किसने, 1883 में कार्लाइल ने। हरनिहरन किस क्षेत्र में आता है, मिर्ज़ापुर जिले में आता है। सभी चित्र शिकार या आखेट से संबंधित है। हरनिहरन से प्राप्त चित्र देखें तो यहाँ गैंडे का शिकार करते हुए शिकारी, सुअर का आखेट है, सांभर है, बारहसिंगा है। फिर अगला है सबसे इम्पोर्टेंट है भीम बैठका। इसे भीम बैठका भी कहते हैं, भीम बेटका भी कहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। किस जिले में पड़ता है, तो ये रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भीम बेटका जो है वो कौन से जिले में पड़ता है, तो ये रायसेन जिले में पड़ता है। और भोपाल से इसकी दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर है। ठीक है, और 40 किलोमीटर दक्षिण में है। जैसे अगर भोपाल यहाँ पर है तो दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर पर क्या है, भीमबेटका पहाड़ी में पाया जाता है। वो भी भीमबेटका पहाड़ी में पाया जाता है। खोज 1958 में प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर ने या BS वाकड़कर ने किया था। गुफाओं की संख्या 600 मिली है, लेकिन उसमें चित्र 275 में ही है। ठीक है, चित्र जो है वो आपके 275 गुफा में ही हैं। और गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 600 गुफा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि भीमबेटका में चित्रों के 2 स्तर पाए गए हैं। कौन कौन से, एक पहला स्तर और एक दूसरा स्तर है। तो पहले स्तर में जो चित्र बनाए गए हैं आखेट के चित्र, तो जो बनाए गए हैं वो तो पहले स्तर में बनाए गए हैं, यानी जानवरों के जो चित्र हैं। और दूसरे स्तर में जो चित्र बनाए गए हैं वो आपको, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर 2 स्तर के चित्र मिले हैं।
पहले स्तर में आपको शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी और घुड़सवार चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो पहले स्तर में अगर हम देखें तो आपको कौन कौन से चित्र मिल जाएंगे? हिरण के मिल जाएंगे, बारहसिंगा मिल जाएगा, ठीक, सूअर सूअर मिल जाएगा, रीछ मिल जाएगा। तो ये सारे चित्र मिल जाएंगे। और जबकि दूसरे स्तर में आपको क्या मिलेगा कि मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके इसमें समझ लिए थे, तो वहाँ पर क्या होता है, आखेटक के मिल जाएंगे, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण मिल जाएगा और जानवरों मानव के अंतरंग मित्र के रूप में मिल जाएंगे। ठीक, और इसके बाद अगर हम भीमबेटका में देखें तो सांप्रदायिक सभा का चित्र मिला है। तो अभी हम देख लेते हैं कि रंगों का प्रयोग क्या है। तो रंगों का प्रयोग लाल, काला, सफ़ेद है। सर्वाधिक गिरवे रंग का प्रयोग है। ये ज़्यादातर आप प्रागैतिहासिक चित्रों में आप पाएंगे कि गिरवे रंग का ही प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। महाभारत के भीम के बैठने का स्थान माना जाता है, इसलिए भीमबेटका नाम किस लिए पड़ा है? तो क्योंकि चूँकि ये माना जाता है कि भीम यहाँ पर आकर बैठे थे, तो इसे भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका के चित्र गुफाओं की छतों तथा भित्तियों पर बनाए गए हैं। भित्तियों का मतलब होता है दीवारों पर, ठीक है, छतों और दीवारों पर ही बनाए गए हैं। ठीक, प्राप्त उपकरणों के आधार पर इसका समयकाल 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जो चीज़ें हमें मिली हैं यहाँ पर, वो ये मानते हैं कि इनका जो समयकाल है वो क्या है, 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र का एक सचित्र लेख है भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य। यह लेख 1973 में धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्राप्त चित्र कौन कौन से हैं? आखेटक, ग्वाले, कृषक, बारहसिंगा, हिरण, सूअर, रीछ, भैंसे। फिर शिकार का नृत्य की चित्र भीमबेटका का इंपॉर्टेंट चित्र है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा भैंसे का चित्र जावरा, मध्य प्रदेश, 8 मीटर लंबा है। सांप्रदायिक सभा का चित्र भी आपको कहाँ से मिला है? भीमबेटका से मिला है। ठीक, तो भीमबेटका से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा भीमबेटका की खोज किसने की, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, इसकी नज़दीकी से भोपाल से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर कौन कौन से चित्र पाए गए हैं, ये सारी चीज़ें भीमबेटका से पूछी जा सकती हैं। तो ये था भीमबेटका के बारे में। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, भीमबेटका को हम जानते हो कि दूसरे और एक नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम जुराक शेल्टर भी है। इसे हम भीमबेटका को जुराक शेल्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद भीमबेटका में कुछ बचता है नहीं, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। रायगढ़, सिंघनपुर रायगढ़ जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ जो है वो कहाँ है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। सिंघनपुर रायगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है कि चावरथल पर्वत पर माठ नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? रायगढ़। 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी। यहाँ कुल 50 चित्र, शिलाश्रय व गुफाएं मिली हैं, यानी 50 चित्र। टोटल संख्या इनकी कितनी है? 50। यहाँ के चित्रों का परिचय अमरनाथ दत्त ने 1913 तथा पर्सी ब्राउन ने 1917 में दिया। ठीक है, चित्रों का परिचय 1913 में अमरनाथ दत्त ने और पर्सी ब्राउन ने 1917 में दिया। चित्रों की पद्धति क्या है? तो यहाँ के चित्र स्टेंसिल पद्धति में बनाए गए हैं। जब हम कला के तत्वों के बारे में और कला के जो और चीज़ें हैं, यानी मूलभूत घटकों के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पद्धतियाँ हैं, विधियाँ उनकी क्या क्या हैं, कैसे कैसे माध्यम में बनते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि स्टेंसिल का प्रयोग भी हम वहीं पर हम आपको बता देंगे कि कैसे और ये कि यह कौन सी विधि है। यहाँ गतिशील मानव आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं जिनमें ज्यामितीय तत्व दृष्टिगत होते हैं, यानी जो चित्र बनाए गए हैं उसमें गतिशीलता है, जकड़न नहीं है, स्थिरता दिखाई नहीं पड़ती है, बल्कि रेखाओं को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको लगेगा कि हाँ वो गतिशील है। कभी कभी आपको चित्रों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये चित्र ऐसा लग रहा है कि ये रुका हुआ है, तो ये रेखाओं का प्रभाव होता है कि जो हमें दिखा देता है कि ये जकड़न में है या गतिशील है। सिंघनपुर के प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है आपका कबरा पहाड़, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा, खरासिया, नवागढ़। ठीक है, ये आपके क्या क्या है? प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं कि कहाँ के? सिंघनपुर के अंतर्गत आने में। सिंघनपुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो असंयत कंगारुओं का चित्र है, सिंघनपुर से मिला है।
घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ सिंघनपुर से मिला है। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो चित्र हैं उन्हें आपको बाकायदा याद रखना ही रखना है कि कौन से चित्र कहाँ से मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर आखेट से ही प्राप्त चित्र हैं, चाहे इस गुफा से हो चाहे उस गुफा से हो, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़रूर हो जाता है कि कौन सा चित्र कहाँ से है। तो इसे आप बार बार लिखिए, आप बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, और यही चीज़ आगे चलकर आपको फिर जो आधुनिक चित्रकार हैं वहाँ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहाँ से पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसकी कौन सी कृतियाँ हैं। और समस्या तब आ जाती है कि जब एक ही कृतियाँ कई लोग बनाए हुए होते हैं, उनके माध्यम अलग अलग होते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस चित्रकार ने जो ये चित्र बनाया है उसका माध्यम क्या है, और दूसरे चित्रकार ने वही चित्र बनाया तो उसका माध्यम क्या है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान ज़रूर रखना है। विषय आसान है, लेकिन ये आपके दिमाग की क्षमता पर भी निर्भर करता है कि आप कितना याद रख सकते हैं डाटा को। ठीक, मैथमेटिक्स नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे आप इसे समझ लेंगे, आपको यहाँ पर समझना कुछ नहीं है। आप जहाँ से किताब खोलेंगे वहीं से आप पढ़ना इसे शुरू कर सकते हैं, उसके आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला चित्र जो मिला है वो सूंड उठाए हाथी का चित्र है, वो भी सिंघनपुर से मिला है। 12 सिंगा हिरण खरगोश भैंसा, ये भी आपको सिंघनपुर से ही मिला है। छिपकली का चित्र आपको बोतालदा से मिला है। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर बने गुफाओं के चित्र हैं। कौन कौन से? पशुओं को हाँकते वाले, नृत्यरत आदिमानव का चित्र, देहाती बास से बनी गाड़ियों का चित्र, स्वास्तिक, सूर्य चक्र, अष्टदल, पीपल की पत्तियां आदि, ये सब कहाँ से मिली हैं? हमें मंदसौर से में मिली हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, सारे चित्रों को आपको याद रखना है। आपको बाकायदा आप पेन कापी लेकर बैठें और बाकायदा चित्रों को जो मैं बता रहा हूँ उन्हें आप नोट करते चलें। इसके अतिरिक्त इतने से ही पर्याप्त नहीं, इसके अतिरिक्त आपको कुछ पुस्तकें भी लेनी हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकें। बाज़ार में ऐसा कोई भी किताब नहीं है जो अकेले संपूर्ण सिलेबस कवर करता हो। बाज़ार में ऐसा कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं है जो पूरे सिलेबस तो वो कंप्लीट कवर कर ही लेगा, क्योंकि उसे तो क्वेश्चन देना है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और हो सकता है कि कुछ किताबों में कुछ चित्र दिए हों, कुछ किताबों में कुछ चित्र ना दिए हों। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके चित्र जितने मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। आप इसके लिए नेट कर सकते हैं, आप इसके लिए यूथ कंपटीशन प्रयोग कर सकते हैं, आप इसके लिए घटना चक्र प्रयोग कर सकते हैं, या किसी अच्छे कोचिंग का आप नोट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन हर हाल में आपके पास डाटा। पहाड़गढ़ में आपको मोरेना जनपद, पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के किनारे मध्य प्रदेश। यह गुफा 1500 वर्ग मीटर में फैली तथा मधुमक्खियों की छत्ते से परिपूर्ण है। कौन सी गुफा? पहाड़गढ़। यहाँ से प्राप्त चित्र क्या है? हाथी पर सवार आदिमानव का चित्र। ठीक, अच्छा, कुछ चित्रें एकदम एक दूसरे से मैच होती मिलेंगी। यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसे चित्रों को हम अलग अलग करके अलग अलग याद रखें। हम भालों और धनुषों से युक्त चित्र, आदि मानवों का चित्र, घोड़ों का चित्र, 6 पैर वाले पशु का चित्र चंबल घाटी से मिला है। विशालकाय पिपलिका यानी चींटा का चित्र कहाँ से मिला है? जम्बूद्वीप से मिला है। राजस्थान के कोटा जिले के अल्निया नदी घाटी के शैलासरों में चित्र प्राप्त हुए हैं जो गेरू रंग में चित्रित हैं। तो राजस्थान में कहाँ से ये चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कोटा जिले के अल्निया नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखना है, अभी तक आप जब पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि जो भी केंद्र या कुछ भी मिल रहा था वो आपको कहाँ मिल रहा था? दक्षिण क्षेत्र में मिल रहा था। लेकिन अब ये मानो उत्तर की ओर भी बढ़ रहा है, और हमने देखा कि राजस्थान में भी आकर यह चित्र पाए गए हैं। अभी आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ चित्र पाए गए हैं। वेल्लारी कर्नाटक में, ये जो कि मध्य पाषाण काल में केंद्र था चित्रकला का। एफ फासेट ने 1892 इसे प्रकाश में लाया। प्रमुख चित्र क्या है? 6 कणों का सितारा, शिकार के दृश्य का चित्र, जादू टोना के चिन्ह चित्र। ये आपके कहाँ से हैं? वेल्लारी से मिले हैं। किसने लाया था प्रकाश में? एफ फासेट ने। वायनाड एडकल, एफ फासेट वायनाड एडकल को भी लेकर आए थे। किस सन में? 1901 में। जादू टोने के प्रतीक का चित्र, सेम चीज़ वैसे मिल रही है। इसका मतलब कि उनका इंटरकनेक्शन था कुछ ना कुछ। सूर्य के चिन्ह का चित्र, मनुष्य के सिर पर पगड़ी पहने हुए चित्र। यहाँ पर चित्र लाल और काले रंग से बनाए गए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ चित्र आपको आपको काले रंग का भी वर्णन है जो अभी तक ऊपर हमें नहीं मिला है, जो स्पेन के गुफा के समान है। विलासरंगम मद्रास के तमिलनाडु में स्थित गुफा है। हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विलासरंगम के यहाँ कहाँ है? मद्रास के तमिलनाडु में है। और क्या मिला है? हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। जादू के चिन्ह अंकित है। जादू दक्षिण के क्षेत्र में लगता है कि जादू टोना चल ही रहा था।
रांगे राघव ने इस गुफा को नियोलिथिक काल का माना है। कश्मीर के अमरनाथ गुफा में भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के कहाँ? अमरनाथ गुफा में भी। हमने आपको क्या बताया था कि जो मानव अभी तक दक्षिण के क्षेत्र में निवास कर रहा था उसका कार्य क्षेत्र जो था वो दक्षिण था, जिसकी कर्मभूमि दक्षिण ही थी, वो अब धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर हो रही है। और देखिए आप जाकर के जम्मू कश्मीर तक के पहुंच गए। अमरनाथ गुफा में भी क्या मिला है? प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र क्षेपांकन पद्धति में बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेपांकन पद्धति में बने हैं। प्रागैतिहासिक कालीन कलाकारों को ओझा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओझा। उस समय जो कलाकार होते थे वो ओझा कहलाते थे। अब ये कैसे इन लोगों को पता चला, ये भाई मुझे भी नहीं पता है। चेहरे दो चश्म के बने हैं। खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि खनिज के अतिरिक्त और कोई रंग उस समय मिल नहीं पा रहा था। पशुओं की चर्बी का भी प्रयोग किया गया है। चित्रों का प्रमुख विषय आखेट था। और प्रागैतिहासिक काल में ज्यामितीय रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी चीज़ अगर छूट रहा है तो वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवा देंगे, और क्वेश्चन के लिए हम कई किताबों का सहारा लेंगे। मेरा अपना कुछ नहीं है, सारी किताबों को मैं माध्यम बनाऊंगा, जिससे आपको किताबें खरीदनी ना पड़े और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, और आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत ही जल्द हम सर्वाइव कर जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो पिछला 2 यूट्यूब चैनल था वो किसी कारणवश बंद पड़ा हुआ है। ये मेरा नया चैनल है। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये भी आगे चलेगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 महीने के अंदर ही आपका ये पूरा मैं कंप्लीट करवा दूँगा, और वो भी विथ क्वेश्चन। कोई भी संशय होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दिए दे रहा हूँ, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नाइन 9336248810 999336248810। ये 3 है। ये मुझे पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको तो बिल्कुल होगा। ये 3 है, ये भी 3 है। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 9336। ये पहली क्लास थी, और पहली क्लास कंप्लीट हुई। दूसरी क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, और उससे पहले मैं शाम को ही एक टेस्ट पेपर आपको करवाऊंगा, जो कि कोई भी किताब होगी जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। मेरा कुछ नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। मैं वही करूँगा, जितनी भी किताबें मैं आपके पास तक उपलब्ध करा दूँगा। अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो भी आप उसे एक तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई किताब खरीदें। जो कुछ यहाँ डाटा छूट जा रहा है वहाँ क्वेश्चन में अगर मिलेगा तो आप उससे नोट कर लीजिएगा। कुल मिलाकर इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि परीक्षा में कोई संशय ना रहे। धन्यवाद।